अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और नावल को भी खूब इंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको आसानी अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। नेक्स्ट एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो आइए चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। अफंदी मेंशन की सजावट आई देखने के लायक थी। मेहंदी की रस्म के लिए लॉन को सजाया गया था और इतनी खूबसूरती से सजाया गया था कि सजावट हर आंख को खैरा कर रही थी। लॉन में दाखिल होने से पहले तज़ीन और आराइश के लिए नस्ब स्टैंड पर पर्दे लिपटे हुए थे। दाएं और बाएं जानिब दोनों जानिब मुख्तलिफ रंगों के लालटेन रखे गए थे। हर दरख्त की शाख पर सजावट की गई थी। खुले आसमान तले चलती रोशनियाँ बहुत दिलफरेब मालूम होती। लॉन के एक कोने से दूसरे कोने तक बरकी खमखमों से छत बनाई गई थी। स्टेज की सजावट बहुत खूबसूरत थी। पीछे सतरंगी पर्दे लगाए गए थे जिन पर फासले फासले से बरकी कमकमे लटक रहे थे। हरे पत्तों की बेल मकब नुमा अंदाज में ऊपर से नीचे लगी हुई थी। बैठने के लिए बड़ा सा दीवान था जहां इन चारों को एक साथ बैठना था। स्टेज के थोड़ा आगे मिनी स्टेज था जिसके बिल्कुल ऊपर डिस्को लाइट लगी थी। इर्द गिर्द मेहमानों के लिए मेज और कुर्सियां सेट किए गए थे। बड़े बड़े बूफर्स लगे हुए थे जिन्हें डीजे संभाल रहा था। लान में रंग बिखरते आंचल, कहकहे, मुस्कुराहटें, गाने गूंज रहे थे। अपना लहंगा संभालती नूर सीढ़ियां तेजी से चढ़ रही थी। वो बहुत खूबसूरत गुलाबी चोली जिस पर सुनहरा काम था पहने हुए थी। साथ जामनी रंग का लहंगा पहन रखा था। पाँव सुनहरी सैंडल में मुक़य्यद थे। ब्यूटिशियन के हाथ से महारत से किए गए मेकअप ने तिखे नकूश को उभार कर मजीद कातलाना बना दिया था। गले में सुनहरा गुलबंद, कानों में सुनहरे झुमके, माथे पर सुनहरा टीका और नाक में हमरम नतली बहुत बड़ी मालूम हो रही थी। भूरे बाल कर्ल किए, आधे एक कंधे पे बाकी पीछे को घुराए, दूसरे कंधे पर गुलाबी दुपट्टा सेट किया गया था। वो दौड़कर दानियाल के कमरे के पास आई। दानियाल, दरवाजा खोलो, जल्दी बाहर आओ, फलों को बाहर लाने लगे हैं, तुम्हें भी लेकर जाना है। अली अहमद अब बाहर इंतजार कर रहे हैं। नूर चलाई। आया डियर, जो दानियाल अंदर से चलाया। पिछली बार भी यही कहा था, एहसास है तुम लोगों को आज मेरा भी नहीं कहा है, मगर नहीं, मुझे क्या बना कर रख दिया है। वो बुड़बुड़ाते हुए अमल के कमरे की तरफ गई और अंदर झांका। ब्यूटिशियन बस इसके मेकअप को आखिरी टच दे रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बद दूर। वो बिसाख्ता बोली। अमल आसमानी रंग की चोली, पीला लहंगा पहने हुए थी जिस पर तारों से सुनहरी काम बड़ा खूबसूरती से किया गया था। बालों का जुड़ा करके चंद लेटें कर्ल किए, चेहरे की दोनों तरफ गिराई हुई थी। सर पर गुलाबी दुपट्टा सेट कर रखा था जिसका एक पल्लू आगे की तरफ कर रखा था। ज्वेलरी के नाम पर झुमके और टीका पहने महारत से हुए मेकअप ने इनके हुस्न को दो आदशा कर रखा था। अमल बाजी की पालकी आ गई है। तभी रजिया दौड़ कर आई। रजिया हाला, दानी चला गया? नूर ने उन्हें रोकते हुए पूछा। हाँ बेटा, अभी निकले ही हैं। सर हिलाते हुए नूर ने अमल को सहारा देकर खड़ा किया। रजिया दरवाजा खोलकर खड़ी हुई। नीचे लॉन्च में कुछ लड़कियां खड़ी थी। सभी अमल को देखना चाहती थी। अमल नूर के हमरा सहज सहज कदम उठाती नीचे आई। रस्मा बेगम इसकी तरफ चली आई। मेरी जान, माशाल्लाह। उन्होंने इसे खुद से लिपटाया, फिर अलग हुई और नूर को भी गले लगाया। मेरी एक बेटी कल पराई हो जाएगी तो दूसरी आज किसी के नाम लिख दी जाएगी। वो अपनी आंखों की नमी पीछे धकेलती इन दोनों की नजर उतारते हुए बोली। अमल को लिए नूर बाहर आई। फोटोग्राफर अपनी पोजीशन संभाल चुके थे। अमल को लिए नूर पालकी के पास पहुंची। नूर और कुछ कजन्स ने मिलकर इसे पालकी में बिठाया। पालकी गोल थी और गेंदे के फूलों से ढकी हुई थी। सादी मगर प्यारी पालकी में बैठी अमल शहजादी मालूम हो रही थी। सब कजन्स ने मिलकर वो पालकी उठाई। नूर और बाकी लड़कियों ने मेहंदी के थाल संभाले। थाल बड़े बड़े थे जिनमें मेहंदी, फूल और दिए रखे गए थे। नूर सबसे आगे थी, पीछे दाएं बाएं लड़कियां और इससे पीछे पालकी उठाए लड़के। फोटोग्राफर धड़ाधड़ तस्वीरें खींच रहे थे। अफंदी मेंशन पहुंचकर पालकी लान में उतारी गई। अमल को और अरफा भी अभी शुक्र है पेंशन साथ साथ है। दूर होते तो पालकी वालों की तो बेचारों की हालत खराब हो जाती। अमल को अरफा बेगम ने बाहर निकाला और इसका माथा चुमा। अमल को स्टेज पर बैठाने के 5 मिनट बाद अंदर से फलक की पालकी उठी। नूर ही की तरफ की बार आलिया मेहंदी की थाल लिए सबसे आगे थी तो जामनी पाँव तक आते फराक का साथ पूरी ज्वेलरी पहने बहुत प्यारी लग रही थी। फलक की पालकी थोड़ी बड़ी थी और इसे गेंदे के फूलों से सजाया गया था और इसे ऑरेंज गेंदे के फूलों से सजाया गया था। इसमें बैठी फलक कोई हूर परी मालूम हो रही थी। गोल्डन तिल्ले के काम वाली चोली के साथ गहरे नीले रंग का लहंगा जिस पर नीचे से ऊपर तक सुनहरी कढ़ाई हुई थी। ऑरेंज रंग की दुपट्टा
اور دوپٹے کا ایک پہلو آگے اور ایک پیچھے کی طرف ڈالے، دائیں کندھے پر کرل شدہ بال گرائے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ مہارت سے کی میک اپ اس کے نقوش کو ابھار کر مزید دلکش بنا رہے تھے۔ جویلری کے نام پر دانیال کی پہنائی چوڑیاں، ٹیکا اور جھمکے ہی پہنے تھے۔ فلک کو بلا کر عمل کے ساتھ کچھ فاصلے پر بٹھایا گیا، انہیں دیکھتے ہر آنکھ میں ستائش تھی۔ انہیں بیٹھے 15 منٹ گزرے تھے کہ ایک دم سے ہوٹنگ کی آواز آنے لگی۔ ڈھول والا خوب زور لگا کر ڈھول پیٹ رہا تھا۔ فہد سب سے آگے سارم کے ساتھ مل کر بھنگڑے ڈالتا لان میں داخل ہوا۔ وہ کالے شلوار سوٹ میں غضب ڈھا رہا تھا۔ ان کے پیچھے سب کزن اور دوست ناچتے ہوئے آ رہے تھے۔ تبھی لان میں پھولوں سے سجا رکشہ داخل ہوا جسے علی چلا رہا تھا، اور رکشے کے پیچھے آریان اور دانیال کھڑے تھے۔ دونوں کے ہاتھوں میں اسموک بم موجود تھے۔ فلک اور امل سٹیج پر کھڑی ہو کر ہوٹنگ کرنے لگی۔ گڈ۔ آریان اور دانیال نے کچھ دیر سب دوستوں کے ساتھ مل کر بھنگڑے ڈالے، پھر سٹیج کی طرف آئے۔ آریان کو باقاعدہ دانیال کو کھینچ کر لانا پڑا تھا۔ یار 2 منٹ چھوڑنا۔ دانیال زبردستی خود کو چھڑوا کر ڈی جے کی طرف چل دیا اور کھینچ کر اس کا ہیڈ فون اتارا۔ ڈی جے اس آفت پر بوکھلا کر رہ گیا کہ کیا ہوا؟ گانے کی آواز سلو کرنے کے بعد وہ جلدی سے بولا، یہ کیا بکواس گانے لگائے ہوئے، مزہ ہی نہیں آ رہا، اس سے تو بہتر تھا ترانے لگا لیتے۔ دانیال غصے سے بولا، ہیں وہ بھی ہیں میرے پاس، لگا دوں کیا؟ وہ جلدی سے بولا۔ دانیال نے اسے گھورا۔ 1900 کی دہائی کے چس گانے لگائے ہوئے ہیں۔ وہ نحوت سے بولا، میں نے آہستہ آہستہ نئے گانوں کی طرف آنا ہے۔ ڈی جے کے انداز سے بولا، چلو چپ کرو، سب کو پکا کر وہاں تک آنا تھا تم نے، اور وہ والا گانا لگا دو۔ کیا تھا وہ؟ دانیال نے اپنی آئی برو کھرچی، کچھ آنے پر آنکھیں چمکی۔ بیلا چاؤ وہ ہے نا تمہارے پاس؟ ہاں شکر ہے وہ میرے پاس ہے۔ ڈی جے جلدی سے بولا، ہاں وہ چلا دو، جب تک میں نہ کہوں بند نہ کرنا۔ دانیال کہہ کر بیلا چاؤ چلوا کر سٹیج کی طرف آیا۔ فلک ہنسی اور وہ بھی ایسے گانوں سے بور ہو رہی تھی۔ سٹیج کے پاس ہی آریان بھی اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ دانیال نے سفید شلوار قمیض کے ساتھ خاکی رنگ کا واسکٹ پہن رکھا تھا اور ایک کندھے پر گرے شال ڈال رکھی تھی جو وہ کب سے اتار چکا تھا۔ بال ایک طرف جمائے وہ شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ آریان نے سفید قمیض کے ساتھ سفید تنگ پجامہ اور پیلی واسکٹ پہن رکھی تھی۔ بال دانیال کی طرح ہی ایک طرف جمائے سنجیدہ صورت میں ہلکی جان لیوا مسکراہٹ لیے وہ بہت خوبرو لگ رہا تھا۔ امن اور فلک نے ہاتھ بڑھا کر دونوں کو سٹیج پر چڑھایا تو خوب ہوٹنگ ہونے لگی۔ اس کے بعد رسم شروع ہوئی جس میں سب شادی شدہ جوڑے سٹیج پر آتے اور ان پر پیسے وار کر ان کے ہاتھوں میں پکڑے پتوں پر مہندی لگاتے اور انہیں برفی کھلاتے۔ دانیال اور فلک تو بہت ہی ذوق و شوق سے برفی کھاتے۔ فلک ہر کوئی ایک برفی کیوں کھلا رہا ہے؟ دانیال کے لہجے میں افسوس تھا۔ مجھے بھی یہ بات بہت بری لگ رہی ہے۔ فلک بھی اسی کے انداز میں بولی، تم دونوں اپنی چونچے لڑانا بند کرو گے؟ آریان نے ان دونوں کو جھڑکا تو دانیال بدمزہ ہوا۔ امن اور فلک درمیان میں، جبکہ دانیال اور آریان دائیں بائیں جانب بیٹھے تھے۔ دیکھ دانیال، اگر تو نے اب ہمیں کچھ کہا نا تو ہم دونوں نے یہیں سے اٹھ کر چلے جانا ہے۔ دانیال نے دھمکی دی جو کارآمد ثابت ہوئی اور آریان خاموش ہو گیا کہ مبادن وہ دونوں واقعی اٹھ کر نہ چلے جائے، اور ان سے اس بات کی پوری امید بھی کی جا سکتی تھی۔ دوسری طرف نور کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ نکاح کے بعد وہ فہد کے ساتھ یہ رسم کرے گی، اسی لیے وہ اب تک سٹیج پر نہیں آئی تھی۔ نور سٹیج کے بائیں جانب کھڑی تھی۔ جب نظر فہد پر پڑی تو اس کی نیلی آنکھیں بھی آج خوب مسکرا رہی تھی۔ نور نے فوراً کلاش سے اپنا موبائل نکالا اور باگڑ بلی والے نمبر پر میسج کرنے لگی، تندوری چکن سننا۔ فہد ادھر ادھر دیکھتا بھرتا گھن چکر بنا ہوا تھا۔ جب 2 منٹ کے لیے شہزیب صاحب کے ساتھ جا بیٹھا تو موبائل نکالا۔ سامنے ہی مائن کے نمبر سے میسج سکرین پر جگمگا رہے تھے۔ فہد نے سیدھے ہوتے ہوئے فوراً موبائل نکالا اور میسج کھولا۔ میسج پڑھ کر وہ بیچارہ سرخ پڑ گیا۔ نور اسے جب تندوری چکن کہتی تو اسے پلین کے سب واقعے یاد آنے لگتے تھے۔ جی فرمائیں، اس نے جوابی کارروائی کی، یہ سوچ کر بہت مسرور کر رہی تھی کہ وہ دشمن جانا جو آج دل کو پاگلوں کی طرح دھڑکائی جا رہی تھی، کچھ ہی دیر میں مکمل طور پر اس کے نکاح میں آنے والی تھی۔ نور اسی کے میسج میں انتظار میں تھی۔ فوراً میسج پڑھا اور ٹائپنگ کرنے لگی۔ بڑے لشکارے مار رہے ہو جناب؟ نور نے شرارتی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے میسج بھیجا۔ اس کا میسج پڑھ کر فہد جی جان سے ہنسا۔ شہزیب صاحب نے اس کی طرف ابروچ کہا کر دیکھا کہ وہ کھسے آ گیا، پھر ادھر ادھر نظر دھڑائیں مگر اسے کوئی نظر نہیں آئی۔ تم کہاں ہو؟ فہد نے جلدی سے میسج لکھا تو نور اس کا میسج پڑھ کر مسکرائی۔ اسٹیج کے بائیں جانب فرسٹ ٹیبل کے ساتھ کھڑی ہوں۔ فہد نے جلدی سے ادھر دیکھا، اسے وہ اپنی مکمل خوبصورتی کے ساتھ کھڑی نظر آئی۔ فہد کے دیکھنے پر نور نے فلائی کس بھیجی۔ فہد لمحے کے ہزاروں حصے میں سٹ پٹایا اور نظروں کا رخ موڑ لیا۔
कैसी लग रही हूँ मैं? फ़ौरन तारीफ़ करो मेरी और दिल खोल कर तारीफ़ करना। कंजूस ACP। फ़ौरन इसिस का मैसेज आया तो वो निकाह की बात करूँगा। फ़हद का मैसेज पढ़कर नूर ने मुंह बनाया। निकाह की बात क्यों करोगे? अभी करो तारीफ़। वो भी नूर थी इंतहा की ढील। तब मुझे तुम्हारी तारीफ़ का हक हासिल होगा, अभी नहीं है। फ़हद ने इसे लाजवाब कर दिया। खामोशी से इसने फ़ोन क्लच में मुंतकिल कर दिया। इन चारों की रस्म के बाद निकाह हुआ आ गया। फिर दानियाल को मजबूरन DJ को इशारा करना पड़ा। बेला चलाओ बंद होने में सब ने सुकून की सांस खारिश की, वरना सब डर रहे थे कि कहीं वो मेहंदी का फंक्शन छोड़कर चले ही न जाएं। निकाह के लिए फ़हद और नूर को स्टेज पर लाया गया। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। निकाह खुआ ने निकाह का आगाज़ करवाया तो सबसे पहले नूर से अजाब कबूल करवाया गया। नूर अजहर वलद अजहर अहमद, आपका निकाह फ़हद कुरैशी वल्द बख्त कुरैशी के साथ बावज़ हक महर 1 लाख सिक्का राजुल वक़्त तय पाया है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? अच्छा, मौलवियों के स्टाइल में पढ़ते हैं। नूर अजहर वल्द अजहर अहमद, आपका निकाह फ़हद कुरैशी वल्द बख्त कुरैशी के साथ बावज़ हक महर 1 लाख सिक्का राजुल वक़्त तय पाया है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? मेरा नाम नूर अजहर है। क्या मैंने पूछा? पर मैंने तो बता दिया ना। शान बेनियाजी से बोलती वो नूर थी। मैं आपको एक बात बताता चाहूँ कि आप खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई पागल और बदतमीज़ भी हैं। फ़हद का चढ़ाता लहजा पास से गुंजा। ख्यालों में कोई वो हंसी, फिर सबकी नज़रें खुद पर जमी देकर सर हिलाया। इसके बाद फ़हद से अजाब कबूल करवाया गया। फ़हद कुरैशी वल्द बख्त कुरैशी, आपका निकाह नूर अजहर वल्द अजहर अहमद के साथ बावज़ हक महर 1 लाख सिक्का राजुल वक़्त तय पाया है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? क्या तंदूरी चिकन है? सुनो, तुम शादीशुदा हो? हाँ, मुझे पहले बताते कि तुम उर्दू बोल सकते हो। आप पर्दा करते हैं? हाय मेरा बागड़ बिल्ला। वो सर झुड़कर मुस्कुरा दिया और सर उठाकर इसे जन्म देखा जो आंखों में मोहब्बत समोई से देख रही थी। कबूल है। भरपूर मुस्कुराहट के साथ फ़हद कुरैशी ने नूर अजहर को अपनी ज़िंदगी में खुशामदीद कहा था। इसके बाद सब बारी बारी आकर इन दोनों को मुबारकबाद और तोहफे दे रहे थे, जिसे मुस्कुराते हुए दोनों कबूल कर रहे थे। उन्होंने मिलकर इन चारों की रस्म की। इसके बाद वेटर बुफों में खाना रखने लगे। आर्यन कदरे झुककर अमल के कान के पास बोला, अमल, अभी तुम्हारा भाई मुझे आकर कहेगा आर्यन हमारे लिए कहीं और खाने का बंदोबस्त कर दो। और अभी वो कहकर बमुश्किल सीधा ही हुआ था कि दानियाल हू बहू ऐसे ही बोला तो आर्यन ने जताती नज़र अमल पर डाली जो मुस्कुराहट दबाने के चक्कर में दोहरी हो रही थी। आर्यन ने वहीं बैठे बैठे फ़हद को इशारा किया जो इनकी तरफ चल आया। फ़हद, इन जन्नात के लिए कहीं और खाने का इंतज़ाम करवा दो। स्टेज पर बैठकर खाते ये कहीं से भी दुल्हा और दुल्हन नहीं लगेंगे, उल्टा लोगों को ही खौफ महसूस होगा। फ़हद ने एक नज़र दानियाल और फलक पर डाली जो दांत नकोसते हुए ज़ोर शोर से सर हिला रहे थे। भूखेपन की अगर कोई तारीफ थी तो इन दोनों से शुरू होकर इन्हीं पर ख़त्म होती थी। फ़हद ने सर नफ़ी में हिलाते हुए सोचा, तभी सारा वहाँ चला आया। दानियाल, फलक, इससे पहले तुम लोग कुछ कहो, बाबा वगैरह के कहने पर तुम लोगों का खाना अंदर डाइनिंग टेबल पर लगाया जा चुका है। सारम के कहने पर इन दोनों के सिवा सब हंस दिए। भाई ये कह चुके हैं, अमल ने मुस्कुराते हुए कहा तो सारम अपना सर पीट कर रह गया। अब जाओ भी तुम दोनों। सारम इनकी तरफ मुड़ा तो स्टेज खाली था और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े दाखिली दरवाजे से अंदर जाते नजर आए। उफ, ये दोनों। फ़हद बड़बड़ाया, अजूबे है ना। आर्यन ने फिक्र मुकम्मल किया तो सब हंस दिए। खाना सबने खुशगवार माहौल में खाया। फलक दानियाल भी सबके खाना खाने के बाद अंदर से हशाश बशाश चलते आ रहे थे। दूर खड़े वेटर ने कानों को हाथ लगाया। वो उन्हें खाना सर्व करता रहा था और वो ये दावे से कह सकता था कि ये दोनों इंसान तो बिल्कुल नहीं हो सकते। दानियाल और फलक मिनी स्टेज की तरफ चले आए और नूर और फ़हद स्टेज पर डांस कर रहे थे जो खूब होटिंग हो रही थी। अमल और आर्यन भी वहीं खड़े होटिंग कर रहे थे। नूर और फ़हद बहुत परफेक्ट स्टेप्स ले रहे थे। वो दोनों दिलबर गाने के अरेबिक वर्जन पर डांस कर रहे थे। वो इतना अच्छा डांस कर रहे थे कि यूँ लगता जैसे वो दोनों प्रैक्टिस करते रहे हों। मगर उन्हें कौन बताया कि वाकई इन दोनों ने ऑनलाइन वीडियो कॉल पर प्रैक्टिस की थी। गुड। ये भी नूर दी ग्रेट का आइडिया था कि इनके बाद अमन और आर्यन ने मिलकर कपल डांस किया। बेसर पैर की बातें कर रहा हूँ, घर होकर भी बेघर फिर रहा हूँ। तारे गिन गिन दिन को रात को दिन कर रहा हूँ। तो पूछो न्यो हाल फकीरां दा मिले अज माही मैनू मिलिया, मैं शुक्र मनावां तकदीरां दा।
डिस्को लाइट्स माहौल को मज़ीद दिलफरेब बना रही थी। इन चारों ने प्रैक्टिस की थी, इसलिए वो दोनों भी बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। इसके बाद कुछ कज़न्स ने डांस किया, फिर फलक और दानियाल मैदान में उतरे। इन दोनों ने शकर वंडारे मोरा पिया मुझे मिलन आयो गाने पर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, जिसे सब ने सराहा। तो इसके बाद अमल, फलक, नूर ने अखियां नू लिखे लव गाने पर डांस कर। इनके साथ कुछ कजन्स भी थी। इसके बाद सारा, मालिया, सब बड़ों ने भी डांस किया। आखिर में आर्यन, फहद और दानियाल ने मुंडियां तो बच के रहीं गाने पर डांस किया, जो सब पर भारी रहा। तकरीब खत्म होने से पहले ढोल वाले ने खूब ढोल पीटा और सब लड़कों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। रात 1 बजे फंक्शन तमाम हुआ। मेहमानों के जाने के बाद वो सब लॉन में बैठे थे। रिश्तेदार तो अंदर जाकर शायद सो गए थे या चाय टाइम चल रहा था, मगर कुछ कजन्स इधर उधर बैठे गप्पों में, कोई मोबाइल चलाने में मसरूफ था। फाहद दानियाल और आर्यन के साथ बैठा था। दानियाल की गोद में सोया हुआ साइम था, मगर वो किसी सूरत आलिया को इसे देने पर राजी नहीं था। थक हार कर आलिया खुद अंदर चली गई। तभी फाहद को नूर का मैसेज आया, अब कर दो तारीफ। साथ में 2 मस्कीनियत दिखाते हुए इमोजी भी थे। जब अमल और फलक अंदर गई थी, तब अमल के साथ अफंदी मेंशन चली गई थी। तो इसका मैसेज पढ़कर फाहद मुस्कुराया। चेंज तो नहीं किया ना? फाहद ने मैसेज टाइप किया तो फौरन इसका रिप्लाई आया, नहीं, क्यों? फिर ज़रा बाहर आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, वहीं तुम्हारा। फाहद का मैसेज पढ़कर नूर को हैरानी हुई। जनाब, एक तारीफ़ करनी है बस, और इसके लिए बाहर आने की क्या ज़रूरत है? नूर ने जांचते लहजे में पूछा, ठीक है, अगर अभी आज नहीं आई तो भूल जाना, मुस्तकबिल में कभी मैं तुम्हारी तारीफ़ करूँगा। फाहद के कहने पर नूर को अपने सामने मुस्तकबिल एक फ़िल्म की तरह चलती नजर आई। वो बहुत खूबसूरत लिबास में, मेकअप किए, जेवर पहने, फाइल्स में उलझे फाहद के पास खड़ी थी। फाहद, मैं कैसी लग रही हूँ? चुड़ैल, नूर हड़बड़ाकर सोचों से निकली, तुम आई नहीं? फाहद, मैं यहाँ बाहर खड़ी सूख सूख कर मरझा गई हूँ। साथ ही वो लहंगा संभालते बाहर को दौड़ी तो सामने अस्मा बेगम किचन से निकल रही थी। मेरी जान, ड्रेस चेंज नहीं किया और कहाँ जा रही हो? उन्होंने इसे सरता पैर देखा। यंग लेडी, मेरा ताज़ा ताज़ा शोहर मुझसे मिलना चाहता है और वो बाहर इंतजार कर रहा है, मैं आती हूँ इससे मिलकर। नूर दौड़कर बाहर आई। गेट खोलकर वो बाहर निकली तो साहब फहद इधर उधर चक्कर काटते इसका इंतजार कर रहा था। जल्दी तारीफ कर दो ना, वो फूले हुए सांसों में बमुश्किल बोल पाई। फहद ने नजर भर कर इसे देखा। चलो चलते हैं। फहद ने इसे चलने का इशारा किया। पर कहाँ? नूर हैरानी से इसके साथ कदम उठाते हुए, हमारे घर। फहद वाला? फहद दिलकश अंदाज में बोला तो नूर ने इसे घूरा। 2 नंबर ACP, अभी सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई जो इतना फ्री हो रहे हो। नूर ने इसे लताड़ा। फहद सर झटक कर रह गया। 2 नंबर हूँ या 3 नंबर, अब तो बस तुम्हारा हूँ। वो फहद ही क्या जैसे असर हो जाए। तुमने कहा कि बस खासे फ्री नहीं होने लगे। नूर शकी अंदाज में इसे घूरते हुए बोली, तुम निकाह से पहले भी बहुत थी। फहद बुड़बुड़ाया। कुछ कहा? नूर कड़े तेवरों से बोली तो फहद ने बेख्तियार नफी में सर हिलाया। मेरी इतनी जरूरत कि मैं तुम्हें कुछ कहूँ? वो मनमनाया। 15 मिनट से 1 मिनट ऊपर नहीं आई समझ? फहद वाला का दाखिली दरवाजा बूर करती हुए इसे वार्न करना न भूली। जो हुक्म जनाब। फहद ने सर हम किया। नूर सताइश अंदाज में इर्द गिर्द देख रही थी। माशाल्लाह, घर बहुत प्यारा डेकोरेट है, किसने किया? नूर इसकी जानिब मुड़ी। बिनिश ने किया है। फहद इसकी तरफ नरम निगाहों से देखते हुए बोला, हाँ, बिनिश से याद आया, वो कुछ बोली नहीं तुम्हारे निकाह पर जो इसकी गैर मौजूदगी में हुआ? वो कुछ बोलेगी नहीं तुम्हारे निकाह पर जो इसकी गैर मौजूदगी में हुआ? इसकी बात पर फहद हंसा और मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां घुमाई। ये सुनो। एक ऑडियो मैसेज चलाकर इसने नूर की तरफ मोबाइल बढ़ाया। बिनिश की खनकती आवाज़ फोन स्पीकर से आने लगी। शाबाश भाई, बहुत अच्छा फैसला है। नूर बहुत अच्छी प्यारी है और मासूम भी। हाँ, थोड़ी शरारती है, मगर मेरे संजीदा से भाई के साथ सूट करेगी। मेरी फिक्र मत करिएगा, निकाह पर नहीं हूँ तो क्या हुआ, शादी में मिस नहीं करूँगी। हाँ, इसे किसने कहा कि मैं मासूम हूँ? नूर ने मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा तो बेख्तियार फहद हंसा। नूर ने मुझसे होकर इसे देखा। तुम्हें पता है तुम्हारी मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत है, इसीलिए बार बार हंस रहे हो। कुछ मेरे कमज़ोर दिल का ख्याल कर लो। नूर की दुहाई पर इसने बमुश्किल मुस्कुराहट दबाई, वरना वो फिर शुरू हो जाती। बेचारी बिनिश को यही बात नहीं पता कि तुम मासूम नहीं हो। मेंशन आर्ट, जैसे कि एक बार पहले भी कहा था, खूबसूरत लड़कों की तरफ से की गई इज्जत अफसाई को तो मैं तारीफ समझकर कबूल करती हूँ। नूर ने माथे तक हाथ ले जाते हुए शुक्रिया अदा किया। आओ, अब यहीं खड़ी रहोगी क्या? अब कहाँ? नूर ने आंखें घुमाई। नूर डियर, तुम काफ़ी बनाओगी, फिर बैठकर मैं तुम्हारी तारीफ करूँगा। फहद इसे याद दिलाना चाहा। ACP, भूल जाओ, मैं काफ़ी बनाऊंगी। मैं तुम्हारी ताज़ी ताज़ी बीवी हूँ, मुझसे काम करवाओगी? शर्म नहीं आती तुम्हें? चलो शाबाश, काफ़ी बनाओ और बालकनी में ले आना, मैं तब तक सारा घर देखूंगी। नूर इसे आंख मारती हुई यहाँ से चली गई तो फहद पाँव पटकता किचन की तरफ चल दिया।
सारा घर देखने के बाद नूर बालकनी में आ गई। ठंडी हवाएं चल रही थी और मजीद माहौल को मजीद दिल फरेब बना रही थी। आसमान की जानब देखते हुए नूर ने रब का शुक्र अदा किया जिसने इसे बेशुमार और बेलौस रिश्ते अता किए थे और इतनी मोहब्बत करने वाला शोहर, मगर वो इसे एसीपी को हमेशा ऐसे ही तंग करेगी। ये सोच जहन में आते ही चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट छाई और वहीं से कमरे की जानब मुँह देकर ऊंची आवाज में चिल्लाई, 2 नंबर एसीपी, बकरे के पाए गिला रहे हो क्या? दांत पीसते इसके ठंडे तंज को बर्दाश्त करते हुए फहद काफी की कप थामे बालकनी में चला आया। नूर ने मुंह बसोरते हुए कप पकड़ा। कंजूस, साथ कुछ ले भी आते। वो मुंह बिगाड़ कर बोली तो फहद ने कप साइड पर रखा। मोहतरमा, मैं भी ताज़ा ताज़ा तुम्हारा शोहर हुआ हूँ, मगर तुमने मुझ पर ज़रा रहम नहीं किया। और अब नीचे किचन है, फ्रिज भी इधर ही है, जो लेना है ले लो जाकर। फहद ने बाकायदा हाथ जोड़े तो नूर ने इसे घूरा और फिर खामोशी काफ़ी पीने लगी। फहद मुंतजिर रहा कि वो काफ़ी पर कोई कमेंट दे, मगर वो खामोशी से बाहर नजरें जमाए काफ़ी पी रही थी। नात की नथ कब की उतार दी थी जो कान के साथ ही झूल रही थी। अच्छा, अब मेरी तारीफ कर भी दो। नूर ने काफ़ी का कप एक तरफ रखा। करूं? ऑफ कोर्स। अगले ही लम्हे अपने करीब आते फहद को आंखें पाड़ कर देखती वो पीछे दीवार से जा लगी। फहद इसे 2 कदम के फासले पर रखा और इसकी आंखों में संजीदगी से देखने लगा। नूर पहली बार इसके सामने भीगी बिल्ली बनी थी। उन्हें चिटकाते सर उठाकर इसे फहद को देखा। इसे फहद की नीली सहर आंखों में अपने लिए मोहब्बत इज्जत नजर आई। नीली आंखें चीख चीख कर इसकी खूबसूरती बयान कर रही थी। मेरी नज़र से देखो तो दुनिया की हसीन लड़की हो तुम, थोड़ी खिसकी हो, मगर फहद कुरैशी वादा करता है पूरा ना सही गुजारे लाइक तुम्हें अपने रंग में रंग देगा। निकाह मुबारक हो मिसिस फहद। अपने कानों के पास इसकी मीठी सरगोशी सुनकर इसका दिल 120 की रफ्तार पर दौड़ने लगा। गुड। दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने की जिद करने लगा। इस पर तजाद बाकी रहती हिम्मत अपने माथे पर फहद की मोहब्बत बड़ा लम्स महसूस करके दम तोड़ गई तो फहद को साइड पर हटाकर वो दूसरी तरफ रुख किए खड़ी हो गई। कांपते हाथों को भेज कर इसे दिल की धड़कन पर काबू पाने की नाकाम सी कोशिश की। फिर मन मनाई, तुम वाकई ही 2 नंबर एसीपी हो। इसकी बात पर फहद का कहकर भी साख्ता था। चलो जी, रुखसती शुरू करते हैं। ठंड है वैसे आज हमारे पास काफी। रुखसती के फंक्शन का इंतजाम हाल में करवाया गया था। हाल को बहुत खूबसूरती से नफीस तरीके से सजाया गया था। एक ही तरह के 2 स्टेज बनाए गए थे। रुखसती का फंक्शन शाम के टाइम रखा गया था। नूर 11 बजे के करीब अमल और फलक के लिए पार्लर चली गई थी। बारात अलग-अलग आनी थी मगर एक साथ आना थी। दानियाल और आर्यन दोनों ही अपना सारा सामान लिए फहद वाला तैयार होने जा चुके थे। शाम 5 बजे के करीब मेहमान आने लगे। अस्मा बेगम, आयशा बेगम पहले ही हाल आ चुकी थी। आयशा भी इनके साथ आई थी। वो तीनों मेहमानों को वेलकम कर रही थी। आलिया ने एक तरफ होकर नूर को फ़ोन किया। नूर, तैयार हो गई हो तुम और वो दोनों? हाँ अपी, हो गई हैं, बस फलक के मेकअप को फाइनल टच दिया जा रहा है। नूर की चहकती आवाज़ फ़ोन स्पीकर से उभरी। मैं फहद को भेजती हूँ, 10 मिनट काफ़ी है ना? आलिया के कहने पर दूसरी तरफ नूर के मुस्बत जवाब पर आलिया ने फ़ोन बंद किया। फिर कॉल लॉग से फहद का नंबर मिलाया। फहद, आर्यन और दानियाल तैयार हो गए? हाँ जी, हो रहे हैं। अभी भी दोनों मेरे कमरे में घुसे कमरे का हशर नशर कर रहे हैं और तैयार कम हो रहे हैं। उन्हें भी मज़ीद 15 मिनट दरकार है, इसके बाद ही बारात निकलेगी। गाड़ियाँ तो मेंशंस में ही खड़ी हैं। फहद ने इसे मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया। हाँ ठीक है, तुम पहले लड़कियों को पार्लर से लेकर हाल ड्रॉप कर दो। हाँ ठीक है, आलिया जल्दी जल्दी बोलती कॉल काट गई। जो हुक्म। फहद ने सर खम किया और की रिंग उठाए बगैर इन दोनों को बताए चला गया। इन दोनों को बताता तो कोई शक नहीं था कि वो दोनों इसी के साथ गाड़ी में चढ़ जाते। पार्लर से लड़कियों को लेकर हाल छोड़ने के बाद वो वापस आया तो आर्यन तैयार होकर लॉन्च में बैठा था। इसने गोल्डन शेरवानी के साथ सफ़ेद पजामा और गोल्डन ही खुस्सा पहन रखा था। बाल एक तरफ जमाए, हल्की शेव, बड़ी शेव में अपनी जान लेवा मुस्कुराहट के साथ वो बहुत खूबरूह लग रहा था। मैरून कुल्ला एक तरफ रखा था जो थोड़ी देर तक पहनना था। माशाल्लाह, मेरे दोस्त को किसी की नज़र ना लगे। वो आफत कहाँ है? तभी अंदर कमरे से दानियाल की चिंगाड़ती आवाज़ आई। ये कुल्ला कौन सी मुसीबत है? मुझसे नहीं पहना जा रहा। फहद ने आर्यन को देखकर एक आंख दबाई। अच्छा ठीक है, ना तुम यहीं रह लो, फलक नहीं मिलनी फिर। फहद के कहने की देर थी कि गिरते पड़ते दानियाल दौड़ता हुआ आया। कुल्ला टेढ़ा किए सर पर किसी तरह जमाने की बहुत नाकाम सी कोशिश की गई थी। खाकी रंग की शेरवानी के साथ सफ़ेद तंग पजामा और पाँव में पहना मैरून खुस्सा, एक कंधे पर मैरून कढ़ाई वाली शाल डाल रखी थी जो पीछे से जाकर दूसरे बाजू पर डाली गई थी। वह आमता बेसब्रों की तरह दरवाजे की जानब दौड़ा।
चलो जल्दी करो, फलक मेरा इंतज़ार कर रही होगी। जल्दी करो जल्दी यार। उन्हें वहीं जमा देखकर चला उठा और वो दोनों इसे घूरते हुए इस तक आए। गाड़ी में बैठकर वो फंदी और शजीब मेंशन चले आए, जहाँ से अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर बारात को निकलना था। बारात पहले ही मुंतज़िर थी। दोनों बड़ों से प्यार और दुआएं लेकर अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे। अहमद भी दानियाल के बुलाने पर आया। दानियाल की गाड़ी वो चला रहा था और फहद आर्यन की गाड़ी चला रहा था। बारात हाल पहुंची तो वहीं ब्राइडल रूम में तैयार बैठी अमल और फलक ने खिड़की से झांक कर देखा, जहां दानियाल और आर्यन फहद के साथ मिले ढोल की थाप पर जोरों शोर से भंगड़े डाल रहे थे। अमल और फलक एक दूसरे की तरफ देखकर हंसती। ये पागल हो गए हैं। अमल हंसते हुए बोली, यार पहली और इकलौती शादी है, मेरा तो खुद भंगड़ा लुड्डी सब उछल उछल कर बाहर आ रहा है, बड़े जोरों का डांस आ रहा है। फलक साथ ही थोड़ा नाच भी रही थी। अमल ने हंसते हुए देखा और फिर वो दोनों एक साथ नाचने लगी। कितनी बेशर्म है हम। अमल ने रुककर लुकमा दिया। हाँ, इनसे कम है। फलक ने बाहर की जानब इशारा किया, जहां दानियाल की बस अब नीचे लेटकर डांस करने की कसर रह गई थी। कल की तरह आज भी न जाने शाल कहाँ पड़ी अपनी नकदरी को रो रही थी, मगर इसे तो किसी चीज़ का होश नहीं था। आर्यन, अहमद और फहद तो नॉर्मल अंदाज में भंगड़ा डाल रहे थे। यार मेरा दानी कितना प्यारा लग रहा है। तो वह लड़की, जरा शर्म को हाथ मार लो। तभी इन्हें अपने पीछे आयशा बेगम की चिंगाड़ती आवाज़ सुनाई दी। आ ही नहीं रही शर्म। वो शर्माने की बहुत नाकाम कोशिश करते हुए बोली, ये मेरा नया जूता है ना, इसने अभी टेस्ट ड्राइव नहीं किया, अभी मारूंगी ना तो अकल आ जाएगी। फलक ने हंसते हुए ताली बजाई। अमन, लग रहा है मेरी आज शादी है जैसे अम्मी ने अपनी फ्लाइंग चप्पल लिए खड़ी हैं। मुझे उम्मीद थी, और नहीं तो कम से कम मेरी शादी वाले दिन ही अम्मी मुझे बख्श देंगे, मगर देख लो ज़रा। फलक ने अस्मा बेगम की तरफ इशारा करते हुए अमल से कहा। अमल दबे अंदाज में हंसी। खुदा करे तुम्हारी अपनी ही जैसी एक बेटी हो फलक, और तुम्हें क्या दुआ दी है, और तुम्हें पता लग जाए कि तुम क्या चीज़ थी। अस्मा बेगम कानों को हाथ लगाती मज़ाह अंदाज में बोली, मगर कौन जाने कि कुछ बातें हकीकत का रूप भी धार लेती हैं। फंक्शन कंबाइन था, इसलिए बारात आने के थोड़ी देर बाद अमन और फलक को लेने अंदर आ गए, मगर फलक ने खाना खाए बगैर उठकर बाहर जाने से इनकार कर दिया, जिस पर आयशा बेगम का हाथ अपनी जूती तक जाते जाते रुक गया। फिर मरते क्या ना करते, सिर्फ अमल को लिए नूर बाहर आई तो सबकी नजरें दो दुल्हन देखने के मुंतजिर थी। एक देखी तो चमगोया होने लगी। नूर अमल को लिए स्टेज की तरफ बढ़ी, जो सहज सहज कदम उठाती स्टेज तक आ रही थी। इसके हर उठते कदम पर आर्यन को अपनी धड़कन बढ़ती महसूस हो रही थी। वो लगी इतनी दिल फरेब रही थी, किस पर पड़ने वाली हर नजर झुकना भूल रही थी। मैरून रंग का लहंगा और ओपन शर्ट इस पर बहुत जच रही थी। मैरून रंग लाल का शेड दे रहा था। महारत से हुए मेकअप और माला सेट इसे मजीद दिलकश बना रहे थे। नजरें झुकाए वो एक स्टेज तक आई तो आर्यन ने हाथ बढ़ाकर इसे स्टेज पर चढ़ने में मदद दी। फोटोग्राफर हर लम्हा कैमरे में महफूज कर रहे थे। वहीं दानियाल बेसब्री से इधर उधर देख रहा था, जिसकी हालत से खत उठाती नूर दानियाल और फलक के लिए सजाए स्टेज पर पहुंची। दानियाल, वो बहुत अजीब अंदाज में बोली तो दानियाल के दिल को धड़का लगा। क्या हुआ? फलक किधर है? वो क्यों नहीं आई? वो जल्दी जल्दी बोला। दानियाल, इसने रुखसी से मना कर दिया। वो आंखें पटपटाए मासूमियत से बोला तो दानियाल को लगा कि इसका दिल बंद हो जाएगा। ऐसे कैसे कर दिया? मैं अभी जाकर इससे पूछता हूँ। वो एकदम खड़ा होकर नीचे की तरफ बढ़ना लगा कि आर्यन के कान में कुछ कहकर फहद तेजी से इसकी तरफ आया। किधर मुंह उठाया हुआ है? फहद खड़े थे, उनसे बोला। नूर ने एक नज़र फहद को देखा तो इसका तारीफ करना याद आया। पल भर में वो सुर हुई, मगर जल्द ही अपनी हालत पर काबू पाया। वास्कट और सफ़ेद बुस्की के सूट में वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। नूर ने कहा है कि फलक ने रुखसती से इनकार कर दिया है। फहद ने एक नज़र नूर को देखा, जो इसके देखने पर इधर उधर देखने लगी। रॉयल ब्लू अच्छी फराक और घेरे पहने और गरारे पहने बाल पुष्ट पर डाले, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। किसकी बात पर यकीन किया है तुमने? फहद ने अफसोस से सर में नफी में सर हिलाया। वो अभी अंदर फलक की बातें सुनकर आ रहा था, जिसका कहना था कि खाना खाए बगैर वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। क्या मतलब? दानियाल के पूछने पर फहद ने इसे सब बताया तो दानियाल फखरी अंदाज में मुस्कुराया। मुझे अपनी पसंद पर फख्र है। मैं भी जा रहा हूँ अपनी बीवी के पास। हम खाना खाकर ही एक साथ ही आएंगे। वो फहद के रोकने के बावजूद भी सबकी नज़रों से किस तरह बच बचाकर ब्राइडल रूम में चला आया।
दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका तो एक पल के लिए फलक को मुकम्मल दुल्हन बना देखकर इसका दिल शिद्दत से धड़का। वो अपने हनाई हाथों से नाक की नथ खोल रही थी ताकि खाने में आसानी हो। लॉन्ग ओपन डार्क मैरून फ्रॉक के साथ गोल्डन लहंगा पहने और खूबसूरत सेट पहने फुल ब्राइडल मेकअप में वो दानियाल के दिल पर क़यामत ढा रही थी। इसे बेख्तियार दानियाल ने दिल पर हाथ रखा। फलक ने चूम कर सर उठाया और दानियाल को देखा। दानियाल आएगा इस बात पर इसे यकीन था। वो जी जान से मुस्कुराई तो दानियाल दिल पकड़े सोफे पर धप से गिरा। हाय मियाँ जी, तुम्हें क्या हुआ? वो दौड़कर इसके पास आई। तुम्हारी जानलेवा मुस्कुराहट देखी है तो लग रहा है कि सांस आना बंद हो गई है, वो फिल्मी अंदाज में बोला। फलक ने इसे घूरा और इसके कंधे पर धपरसत की। दानियाल बलबला कर रह गया। कितनी ओवर एक्टिंग आती है तुम्हें, फलक ने मुंह बसोरते हुए कहा। अच्छा छोड़ो, ये बताओ यहाँ कैसे आए, किसी ने देखा नहीं? फलक खिसक कर इसके पास होती जासूसी अंदाज में बोली। नहीं, मैं इतनी महारत से आया हूँ, कुछ लोगों ने देखा है। अब मैं लोगों की आंखें बंद तो नहीं करवा सका, मगर मैं जो करता हूँ इस पर किसी को बिल भी तो नहीं आ सकता। मेरी बीवी, मेरी मर्जी। दानियाल हों के अंदाज में सर झटका। खाना आने ही वाला होगा, फलक हाथ मसलते हुए बोली। दानियाल ने जल्दी से गोला उतार कर एक तरफ रखा, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। यस। दानियाल की इजाजत पर वेटर अंदर आए और टेबल पर तरतीब से खाना लगाने लगे। जब वेटर खाना लगाकर जाने लगे तो दानियाल ने इनमें से एक को आवाज़ दी। सुनो, एक काम करो, वो चेयर पकड़ो और बाहर दरवाजे के आगे बैठ जाओ। हमें कुछ भी चाहिए हो तो आवाज़ दे लेंगे। वेटर चेयर लेता सर हिलाता बाहर चला गया। फलक और दानियाल ने एक दूसरे की तरफ देखा और हमला वो एक साथ चलाए। बाहर बैठे वेटर को लगा कि बॉर्डर पर हमला हो चुका है। वो दोनों पिछले 15 मिनट से बेचारे वेटर को घन चक्कर बनाए हुए थे। दानियाल ने बिरयानी से भरपूर इंसाफ करते हुए सर उठाकर फलक को देखा जो बमुश्किल सड़क राख कोके से भर रही थी। इन दोनों की लड़ाई भी हमेशा खाने पर हुआ करेगी। बेगम जान, स्ट्रॉ से क्यों पी रही हो? दानियाल ने हैरानी से पूछा। मम्मा ने बोला था ऐसे नहीं पियोगी तो लिपस्टिक खराब हो जाएगी, वो रूहान से लहजे में बोली। तो दानियाल ने चम्मच छोड़कर संजीदगी से इसे देखा। जो मज़ा एक साथ कोक का बड़ा सिप लेने में है, वो मज़ा स्ट्रॉ से चुस्कियां भरने में नहीं है। बेफिक्र होकर पियो। तुम्हें ऐसे देखना मेरा हक था, सो मैंने देख लिया। बाकियों ने कौन सा पास आकर घूर घूर कर देखना है। शाबाश, सुकून से पियो। दानियाल ने कहते ही स्ट्रॉ निकाल कर फेंका तो फलक ने तशक्कर से इसे देखा। शुक्र है अल्लाह ने तुम्हें मेरा नसीब बनाया है, वो बाकायदा हाथ उठाते हुए बोली। तो दानियाल हंसा। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं तुम्हारा नसीब बना, दानियाल ने एक आंख दबाते हुए कहा। तो फलक खिलखिलाकर हंस दी। खाने के दौर के फौरन बाद वो दोनों भी एक साथ खरामा खरामा चलते स्टेज तक आए। बाद अज़ां रस्में शुरू हो गई। नूर ने अमल की तरफ से दूध पिलाई की रस्म की। वो 10,000 लेकर ही मानी, हालांकि फहाद ने आखिरी दम तक कोशिश की कि नूर को एक फोटी कोड़ी न मिले। वो वक्फे से तंज करते हुए नूर को भरपूर चढ़ा रहा था। बलाखिर नूर ने धमकी दी तो वो फौरन चुप हुआ। मुबादन वो ऐसा कुछ कर ही न दे। 2 नंबर ACP, मैंने रुखसी मजीद 3 साल डले कर देनी है। इसकी बात पर सबका कहकर बेसाख्ता था। इसके बाद आलिया ने फलक की तरफ से दूध पिलाई की रस्म की, मगर अफसोस इसे एक फोटी कूड़ी भी नहीं मिली। वो बोकर सा दूध का गिलास भी अकेला ही पी गया। गुड। दानियाल अगर पैसे ना दिए ना तो फलक हमारे पास ही रहेगी, आलिया ने धमकी देती आखिरी पैंतरा आजमाया। दानियाल ने एक नज़र फलक को देखा। पैसे चाहिए? आलिया ने सर हिलाया तो दानियाल ने जेबों में हाथ डाले, फिर 2 सिक्के निकाले। आपसे मैंने पूछा पैसे चाहिए, आपने कहा हाँ, तो ये ले, देखिए बहुत ध्यान से खर्च कीजिएगा, ज़ाया बिल्कुल नहीं करने। वह साथ में ढेर सारी नसीहतें करना ना भूला। आलिया दांत पीस कर रहेगी। कहो तो सारे खानदान को उम्रे की टिकट भी ना ले दो इसमें। वो दांत पीसती गोया हुई तो दानियाल सोचने की तकारी करने लगा। मर्जी है आपकी, कंधे उचकाए वो बेनियाजी से बोला। तुम? आलिया के मुंह में ही अल्फाज रह गए जब वो बोल उठा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत फराग दिल हूँ, बस तारीफ की ज़रूरत नहीं। सबका कहकर बेसाख्ता था। बेचारी आलिया को इन 4 रुपए के साथ ही नीचे आना पड़ा। वो मुंह बसोरे स्टेज से उतरी तो हर तरफ से हंसी का फुवारा फूटा। दानियाल टांग पर टांग चढ़ाए बैठा मुकम्मल बतीसी की नुमाइश कर रहा था। फलक भी इसके साथ हाई फाई करती हंस दी। सुनो, इन्हीं पैसों का हम कुछ अच्छा सा खा लेंगे। वो इसके पास झुककर बोली। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, वो इसके पास झुककर बोली। दानियाल ने आंख दबाई। ऑफ कोर्स माय लेडी। फिर रात 11 बजे रुखसती का शोर उठा तो रुखसती के नाम पर अकमल की आंखों में आंसू भर आए। वस्मा बेगम, शजीब साहब और नूर के गले लगे हिचकियों से रो दी।
جب دانیال کے گلے لگی تو جھک کر اس کے کان میں بولا، امل یار مت رو، اتنی خوفناک لگ رہی ہو کہ اللہ کی پناہ۔ امل اس کے شانے پر مکہ جڑ دیا۔ پھر امل سب سے ملتی آریان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر پیا سدھار گئی۔ گو کہ وہ اپنے گھر سے نکل کر ساتھ والے ہی گھر میں گئی تھی، مگر رخصتی کا مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر لڑکی کی آنکھ نم ہو جاتی ہے، یا شاید نہیں۔ فلک مسکراتے ہوئے عائشہ بیگم کے گلے لگی۔ 2 آنسو ہی بہا لو، وہ نم لہجے میں بولیں تو فلک چاہنے کے باوجود بھی نہیں رو پا رہی تھی۔ مما آپ کی فلائنگ چپل کو بہت یاد کروں گی، وہ ان سے الگ ہوتے ہوئے شریر لہجے میں بولی تو سارے ہی ہنس دیے۔ چندہ زیادہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب جی چاہے آ جایا کرنا، خوب تو واضح کر دوں گی۔ میری ہر چپل کی ٹیسٹ ڈرائیو تو تمہیں پر ہی ہوگی نا۔ اب کی بار کہہ کر لگانے کی باری دانیال کی تھی، مگر فلک کے گھرنے پر وہ فوراً ہونٹوں پر انگلی رکھے خاموش ہونے کی اداکاری کرنے لگا۔ سب سے مل کر سب سے آخر میں سارم کے گلے لگی تو سارم نے اس کا ماتھا چوما۔ گڑیا خوش رہنا اور زیادہ تنگ نہ کرنا۔ فلک اس کی بات پر ہنستی اور پھر ایک بار اس کے گلے لگی۔ بالآخر وہ دونوں رخصت ہو کر اپنی حقیقی منزل تک پہنچ گئیں۔ ان دونوں کو آتے ہی ان کے کمروں میں بھیج دیا گیا۔ عالیہ نے تو اندر جانے کے لیے آریان سے پیسے بٹور لیے، مگر نور کے ہاتھ کچھ نہیں لگا۔ نیکسٹ ملتے ہیں اپنے ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔